आज सबसे पहले तो आप सब यहाँ पे अलग अलग राज्यों से आए हो और कीमती समय दे के आए हो, क्योंकि मुझे पता है आप सबके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियां है, अपनी भी है, अपने प्रोफेशन की भी है और बाकी भी है। और इतना समय दे के आप लोग आए हो, तो ये हमारा टोटल 2.5 दिन का सेशन है और इस सेशन में हम आप लोगों को बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप ही में से कुछ लोग अलग अलग विषयों पे बात करेंगे, अपना अनुभव भी बताएंगे और हमको सिखाएंगे। मित्रों, अगर बात करें एमसीएल परिवार की, तो अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों से एमसीएल परिवार में हर सीनियर प्राइम बीडीए की एक ना एक अच्छे प्रोग्राम, अच्छी इवेंट चल रही है। कल माने सर ने एक अच्छा प्रोग्राम लिया, उसके पहले किशोर राठौड़ सर और वैभव चौहान सर ने अच्छा प्रोग्राम लिया, आज हमने भी यह प्रोग्राम लिया। मगर यहाँ पे आज मेरे हिसाब से 120 लीडर्स है, अराउंड 120 पैन इंडिया लेवल से। अगर हमें हमारे पूरे परिवार का प्रोग्राम लेना हो तो हमारे लिए कोई हॉल पॉसिबल नहीं है, हमें ऑडिटोरियम लगेगा। वी आर सच अ बिग फैमिली। 375 तालुका हमने अभी तक में बुक किया है और आने वाले समय में ये काउंट ऑन जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को राइट वे से पता हो कि आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि जो लोग हम पे विश्वास करके आए हैं, जिन लोगों ने, चाहे वो एमबीपी वाले हो, चाहे वो तालुका वाले हो, जिन्होंने कुछ भी हमको दिया है, पैसे दिए हो, चाहे विश्वास किया हो, इस विश्वास में हमको खरा उतरना है। और ये खरा उतरने के लिए बहुत जरूरी है कि उनको प्रॉपर मार्गदर्शन मिले, और ये मार्गदर्शन आपके थ्रू जाएगा, क्योंकि वी आर अ टीम। यहाँ पे एक व्यक्ति सबको नहीं सिखा सकता, सबको मिलके सबको हमको आगे ले जाना है, और इसलिए इस इवेंट का हमने प्लानिंग किया। मित्रों, आज एक्चुअली सुबह मैंने स्पेसिफिकली रूम्स अलॉट किए थे, जिसको आप लोगों ने गड़बड़ा दिया, क्योंकि मेरा पर्पस ये था कि आप उसी ग्रुप के साथ, उसी टीम के साथ आओ और उसी के साथ रहो, ऐसा ना हो। आज समझो आप यहां से कभी ओडिशा में गए तो पाड़ी सर है, रतन बेहरा सर है, आपको पता कैसे चलेगा कौन कहां पे है? अगर घुल मिलोगे, एक दूसरे से बातें करोगे, एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, कभी वो आपके वहां आएंगे, कभी आप वहां पे जाओगे, एक दूसरे का मार्गदर्शन करोगे, एक दूसरे को नॉलेज दोगे। इसलिए एक व्यवस्था की गई थी कि एक ही टीम को एक ही रूम नहीं दिया गया था, कोशिश ये थी कि अलग अलग दिया जाए, बट दैट इज ओके नाउ। अभी यहाँ पे भी आप जब बैठे हो तब आप देखोगे मैंने सारा ब्रेक कर दिया है, कोई भी टीम वाइज नहीं बैठा है, सारे लोग अपनी टीम का, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई बीच में, कोई कहीं है। द पर्पज इज कि आप लोग एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे से सीखो और एक दूसरे को सिखाओ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और इसीलिए आज यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट किया कि सारी टीम एक साथ ना बैठे। नॉर्मली आप एज ए टीम तो हमेशा साथ में बैठते हो, हमेशा साथ में घूमते हो, ट्रैवल करते हो, हमेशा सारे प्रोग्राम साथ में करते हो, मगर कुछ अलग सीखने का मौका कब मिलेगा? जब किसी और के साथ बैठेंगे, किसी और को जानेंगे, समझेंगे, सोचेंगे और सीखेंगे, तब कुछ अलग कर पाएंगे। तो मित्रों, बहुत ज्यादा खुशी है मुझे, आप लोगों तो एक्साइटमेंट हो गई, बट आपसे कई गुना ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे है, उपाध्याय सर को है। और मैं आपको बताता हूँ, मंगेश सर, लवेश सर, शाम सर, प्राची मैम को भी उतना ही ज्यादा एक्साइटमेंट है इस प्रोग्राम का। वो लोग भी मुझे प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं कि क्या बताना है, क्या करना है, क्या बताने वाले हो, किस तरह से प्रोग्राम की रूपरेखा है। और डेफिनेटली मंडे को हमारे साथ मंगेश सर होंगे, ट्यूसडे को हमारे साथ लवेश सर होंगे। आज के प्रोग्राम की अगर बात करूं तो बिफोर स्टार्टिंग प्रॉपरली मैं आपको थोड़ा सा 2-2.5 दिन का हमारा शेड्यूल बता देता हूं, जिससे आपको गाइड रहे। आज ये 1 से 1.5 घंटे का सेशन ही होने जा रहा है, ठीक है? क्योंकि मैं पहले दिन, आप लोग भी ट्रैवल करके आए हो, थक के आए हो, उसमें घाई हुई है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग और थको, इसलिए 1.5 घंटे का मैं एक सेशन लेने जा रहा हूं। बट मैं आपको बता दूं, ये 2.5 दिन के प्रोग्राम का, या आज तक आपने एमसीएल को जो जाना समझा, ये आपको पता है, उससे कई गुना ज्यादा जो मैं 1.5 घंटे में बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। और ये 1.5 घंटे ही आपके जीवन की, आपकी सोचने की, आपकी पूरी की पूरी विचार की रूपरेखा बदल के रख देगा। और ये 1.5 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट 1.5 घंटे है इस सेशन के, तो वो मैं आज लेने वाला हूं। उसके बाद में 5:30 बजे अराउंड ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा गया है आप लोगों के लिए, तो 6:30 बजे तक आप लोगों को फ्रेश होके आना है। आप चाहो तो ब्लेजर में आ सकते हो, चाहे तो चेंज करके आ सकते हो। 6:30 से 9:30 तक यहाँ पे प्रोग्राम है, देन डेफिनेटली अपना डिनर है। कल सुबह 9:30 से हम सेशन स्टार्ट करेंगे, और उसका शेड्यूल मैं रात को, हमारी जो एक ग्रुप बनाया है इस प्रोग्राम के लिए, उसमें मैं शेयर कर दूंगा। परसों का दिन भी पूरा
आपका इसी तरह से रहेगा, क्योंकि हम यहाँ सीखने समझने जानने आए हैं। तो आपको एक अच्छी रेसोर्ट में तो हम जरूर लेके आए। इट्स अ 3 स्टार प्रॉपर्टी, सब कुछ है, स्विमिंग पूल है, जिम है, वट एवर यू वांट, सब कुछ है यहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ एंजॉय करने मिलने वाला नहीं है। रेडी ना? मेरे उपाध्याय सर ने और मेरे सुरेश पांडे जी मेरे बड़े भाई की तरह है, उन्होंने बताया कि 6 बजे तो नहीं सिखाओगे ना कुछ, हम सुबह 6 बजे जाएंगे। सो यस, ये टाइम को छोड़ के आप डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हो, एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते हो। और मित्रों, एक बार आप सब लीडरों के लिए जोरदार तालियों के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जोरदार होनी चाहिए। हाँ, ऐसे 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 नीचे नीचे नहीं जानी चाहिए, ऊपर ऊपर जानी चाहिए। करेक्ट? यस यस यस। थैंक यू थैंक यू। बहुत लोगों ने मेरा एक डायलॉग सुना होगा कि ताली बजाने के 2 फायदे होते हैं। एक फायदा ये होता है कि एनर्जी आती है, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज एनर्जी। और दूसरा फायदा क्या होता है? नींद नहीं आती है। करेक्ट ना? तो ये 2 फायदे आप लोगों के हैं, और मैं गारंटी देता हूं कि इतनी देर आप ताली बजाए हो तो अब 1.5 घंटे तो कम से कम नहीं सोने वाले। सो लेट्स बिगिन। ये हमारा कार्यक्रम है। मीरा क्लीन फूड्स लिमिटेड एंड SSK भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड इनवाइट्स यू फॉर सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस ऑफ 375 प्लस प्रोजेक्ट अपॉइंटमेंट। हम लोगों ने, मतलब आप लोगों ने सबने मिलकर वो क्रांति की है कि जो MCL में इतिहास हो चुका है, एंड दैट इज 375 प्रोजेक्ट। आप लोगों के आजू बाजू में भी कोई नहीं है। आज जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इसके भले ऑर्गेनाइजर हम हो, मगर एक्चुअली ये आपका प्रोग्राम है। आप ही ने ऑर्गेनाइज किया है आपके खुद के लिए। ये हमारा प्रोग्राम है ही नहीं, ये अपना प्रोग्राम है। दिस अ फैमिली रीयूनियन और फैमिली गैदरिंग और फैमिली कॉन्फ्रेंस। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बिजनेस डेलीगेट बैठे है कि कोई बिजनेस करने आया है, कुछ काम करेगा और चला जाएगा। नो, यहाँ पे ये सारे फैमिली मेंबर्स है। एक दूसरे से कल को आप भूलोगे, मिलोगे, आप लोग आगे बढ़ोगे। सेकेंड इज नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव। हु इज द लीडर? ये सब लीडर है। करेक्ट ना? आज MCL को गांव गांव तक, घर घर तक कौन ले जाता है? आप ले जाते हो। यू आर द लीडर्स। और आप लीडरों के लिए फिर से एक जार जोरदार तालियां। ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम OTP 2022। OTP क्या होता है पता है? जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, करेक्ट ना, तब मोबाइल में एक OTP आता है, एक मैसेज आता है, और वो पासवर्ड ही बोलो उसको या जो भी बोलो, वो OTP डालने के बाद आपका काम पूरा होता है। उसके बगैर होता है क्या? तो ये OTP है। ये पासवर्ड जब सीखोगे और डालोगे ना, तब आपका काम होगा, नहीं तो होने वाला। ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम पहली बार मैंने अहमदाबाद में लिया था, और भरत भाई पाचानी जी ने उसकी बहुत जोरदार तैयारी की थी। डेफिनेटली कृति, उनकी बेटी, देव उनका बेटा, उनकी सारी टीम उसमें इन्वॉल्व थी। उस प्रोग्राम से जो मैंने सीखा था उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो प्रोग्राम हमने कोरोना काल में किया था। सेकेंड वेव गया था, मैं जस्ट कोरोना से ठीक हुआ था और अगस्त में मैं था, और आई थिंक अक्टूबर नवंबर में हमने, अक्टूबर में किया था, अक्टूबर में ना, 27, 28, 29, करेक्ट। तो हमने 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम तब लिया था, और उसका रिजल्ट क्या है पता है? गुजरात में 95 तालुका, राजस्थान में 45 तालुका। ये उस OTP प्रोग्राम का रिजल्ट है। उस OTP प्रोग्राम में हमें एक से एक दिग्गज लोग मिले, जिसमें शिव कुमार नामा जी की टीम हुई, हमारे कमलेश सेन जी की टीम हुई। तो ये जो OTP प्रोग्राम में से हमको रिजल्ट मिला, उसके आधार पे मैं बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि ऐसा और एक प्रोग्राम लिया जाए, बट बड़े रूप में, क्योंकि मैं अकेला बोलूं और आप सीखो, अब नहीं, आप अब सिखाने के लायक हो गए हो। मतलब MCL, आपके अपने अपने फील्ड में तो आप मास्टर हो, मुझे बहुत कुछ सिखा सकते हो। MCL में क्योंकि हम पहले आए, और फॉर्चुनेटली हमको डॉक्टर श्याम सर अवेलेबल थे, वो खुद हमें गाइड करते थे, प्राची मैम हमको गाइड करती थी, और उसके कारण हमने आपसे ज्यादा सीखा, समझा, जाना। तो आज हम सबको मिलकर इस चीज को नीचे ले जाना है। तो ये OTP, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और ये आप लोगों को एक नई दिशा देगा, आप लोगों को एक नया सोच देगा कि ये क्या है एक्चुअली, व्हाट इज MCL। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। मित्रों, अगर आप कोई मैनेजमेंट की कॉलेज में जाओ, या कोई काम करने जाओ, या मार्केटिंग के किसी फील्ड में जाओ, तो आपको हमेशा एक ही बात कही जाएगी कि क्लियर योर वाई। क्यों? क्यों ये वो शब्द है
जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक आदमी कोई काम ठीक से नहीं कर सकता। क्यों? एंड दूसरा शब्द है हाउ, कैसे। ये दो शब्दों पे ही आपके किसी भी काम का सक्सेस डिपेंड करता है। यहाँ पे मेरे गाइड, मेरे गुरु की तरह है सीताराम पाटिल सर। वो हमेशा जब प्रेजेंटेशन लेते तो कहते क्लियर योर वाई फर्स्ट। अगर वाई क्लियर नहीं हुआ ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, और वाई के बाद क्या क्लियर होना जरूरी है? हाउ। तो आज 1.5 घंटे के सेशन में मैं सिर्फ यही बताने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन। आर यू एक्साइटेड? यस और नो? आवाज नहीं आया भाई, खाना खिलाया? यस और नो? करेक्ट। सो लेट्स बिगिन। मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड, वेलकम टू रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस सेक्टर to save our mother earth by replacing killer fossil fuel by clean biofuels। आप सब उस लेवल के लोगों को कि आपको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, मगर आज धरती माता के कितने प्रॉब्लम है, प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, पानी प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, वातावरण में जो उष्णता है, इन चीजों के कारण क्या हो रहा है, ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है। और इसको बदलने का जो काम कर रही है वो हमारी कंपनी मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड कर रही है। एक ये वीडियो देखेंगे, शायद ये आपको आंखें खोल देगा। Not enough energy. Upgrade complete. विशु, टैब लिया? लंच बॉक्स, वाटर बॉटल? हाँ मॉम। ओके। O2 किट लिया? खत्म हो गया। खत्म हो गया? अभी 1 वीक पहले तो लिया था। प्रतीक, तुमने लिया क्या? यस मॉम। कैसे खत्म हुआ? मॉम, कल मैं वो फुटबॉल खेलने गया था तो वहाँ यूज हो गया। क्या तुम पागल हो क्या? यहाँ पर मैं इतने पैसे बचा रही हूँ, तुम्हारे डैड इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम लोग बाहर निकल सको, तुम लोग स्कूल जा सको। तुमने पूछा क्यों नहीं मुझे? जस्ट लीव इट, कोई फायदा नहीं चिल्लाने का। एक नया ऑर्डर कर लो। कृषु इज गेटिंग लेट फॉर स्कूल। How irresponsible, प्रतीक। इस साल 2016 नहीं, 2030 है। इंडिया फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेल रहा है। मोबाइल इंटरनेट 4G से 10G हो गया है, पर बाहर इतनी पॉल्यूशन है कि हम लोग ऑक्सीजन किट के बिना बाहर नहीं निकल सकते। प्रतीक, देखो तो जरा। शायद मेरा ऑक्सीजन किट आ गया है। अगर आपने तभी पॉल्यूशन रोका होता तो आज मैं जब चाहूं घर से बाहर निकल सकती थी, और मेरे डैड 50 इयर्स के नहीं लगते। ट्रस्ट मी, ही इज 38। ये मेरी लाइफ है और आपकी होने वाली। तो वी हैव टू वर्क फॉर द चेंज, क्योंकि पॉल्यूशन इस तेजी से बढ़ रहा है। आप काम करो या ना करो, पॉल्यूशन उसका काम कर रहा है। बुरा हाल है। आपको ये वीडियो देख के शायद ऐसा लगा होगा कि ऐसा भी होगा क्या। दिल्ली में जो लोग आए थे उनको पूछो सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही थी। किशोर भाई कहाँ है?
कैसा लग रहा था दिल्ली में? सांस नहीं, मतलब यू कैन नॉट ब्रीथ कंफर्टेबल इन दिल्ली। ये आज की हालत है। मुंबई में कुछ ऐसी जगह है जहां पे ऑक्सीजन पार्लर खुल चुके हैं। इस लेवल पे नहीं गया, मगर लेवल पे जाने की शुरुआत हो गई है। इसको बदलना होगा, और ये जो बदलने का काम कर रहे हैं ना, वो लोग आज यहां पे इस हॉल में है। दैट इज द इंपॉर्टेंट। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के ध्रुवों पर हजारों साल से जमी बर्फ तो देखो पिघल कि क्या रही होता है। है। दुनिया भर में जंगल आग में भस्म हो रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर आने वाले सालों में कई बड़े शहरों को निगल सकता है। कहीं सूखा है तो कहीं आए दिन बाढ़ और तूफान आ रहे हैं। हालात बहुत खराब हैं। करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। हो सकता है कि आज आप पर जलवायु परिवर्तन का सीधे तौर पर असर ना पड़ रहा हो, लेकिन हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं, आप भी जल्द इसकी चपेट में आ सकते हैं। समस्या इतनी गंभीर है कि पृथ्वी के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आई? जलवायु परिवर्तन आखिर क्या है जिसकी हर तरफ इतनी चर्चा हो रही है? जलवायु परिवर्तन या फिर कहें क्लाइमेट चेंज का मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। लेकिन इस वृद्धि की वजह क्या है? ये तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी सूरज से मिलती है। सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो उनमें से कुछ किरणें परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं, और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। वायुमंडल को आप पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक कवच कह सकते हैं। सूरज की जिस गर्मी को वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं, उसी से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। वरना बेहद ठंड के कारण पृथ्वी पर न सिर्फ इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि खेती भी आसान नहीं होगी, और फिर दुनिया की आबादी का पेट भरना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब यह है कि जिन ग्रीन हाउस गैसों को हमारे सामने खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है, वो तो बहुत जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल हैं, लेकिन तभी जब उनकी मात्रा हमारे पर्यावरण में संतुलित हो। समस्या उस वक्त पैदा हुई जब इंसानी गतिविधियों के चलते कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पर्यावरण में बढ़ने लगी। और जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी तो वो सूरज की ज्यादा गर्मी को सोखने लगी, और इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा, और यहीं से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की समस्या शुरू हुई। 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं। इनमें सबसे खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जो लंबे समय तक पर्यावरण में रहती है। इंसानी गतिविधियों से जो भी CO2 पैदा हुई है, उसकी बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल है, यानी कोयला, डीजल, पेट्रोल और जमीन से निकलने वाली गैसों का इस्तेमाल। खासकर इसकी शुरुआत 1750 में हुई, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तब से अब तक हमारे पर्यावरण में CO2 की मात्रा 30% बढ़ गई है। इसका मतलब है कि जितना CO2 हमारे पर्यावरण में इस समय है, उतना पृथ्वी के 8 लाख साल के इतिहास में कभी नहीं रहा। समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि कार्बन सोखने वाले जंगलों को अंधाधुंध तरीकों से काटा जा रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि व्यापक औद्योगिकीकरण शुरू होने से पहले के मुकाबले अब पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। कई रिसर्च बताती हैं कि 1850 से लेकर इस सदी के आखिर तक पृथ्वी के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस का बदलाव हो सकता है, और अगर ये बदलाव 2 डिग्री सेल्सियस का हो गया तो हम बर्बादी के मुहाने पर पहुंच सकते हैं। तापमान बढ़ने का नतीजा है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ की चादर तेजी से पिघल रही है। इसका सीधा असर समुद्र के बढ़ते जलस्तर के तौर पर हम देख रहे हैं।
2005 से 2015 के बीच हर साल समुद्र के जलस्तर में 3.6 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है। अगर ये यूं ही बढ़ता रहा तो दुनिया के कई देश और बड़े शहर समंदर में समा सकते हैं। बढ़ते तापमान की वजह से मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अपने साथ सूखा, बेमौसम बारिश, बाढ़ और तूफान ला रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सके तो ये सुरक्षित होगा। लेकिन दुनिया के देश अब भी नफा नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी गंभीरता और पक्के इरादे की जरूरत है, वो अब भी दुनिया भर की सरकारों में नहीं दिखता। इसलिए बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अब सड़कों पर उतर रहे हैं और जलवायु संरक्षण के लिए कड़े कदमों की मांग कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि हम और आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि कार की बजाय साइकिल से चलिए, विमान की बजाय ट्रेन से चलिए, नई नई चीजें खरीदने से बचिए, पुरानी चीजों को फेंकिए मत, खराब हो जाएं तो ठीक कराइए, इस्तेमाल करिए, पेड़ लगाइए और हो सके तो अपनी सब्जी भी खुद उगाइए। यकीन मानिए, आपके इन छोटे छोटे कदमों से हम पृथ्वी की बड़ी समस्या के साथ निपट सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल पोजीशन। आज की जो परिस्थिति है, अगर पिछले कुछ दिनों का आप अखबार ले लो और उसमें खबर देखो तो राजनीतिक खबरों को छोड़ के जो बाकी खबरें हैं उसमें बाढ़ की खबरें हैं, भूस्खलन की खबरें हैं, बादल फटने की खबरें हैं। सिर्फ यही हम देख रहे हैं। और अगर इसका कुछ चेंज है तो इसमें जैसे इन्होंने बताया कि कार की बदले साइकिल ले लो, प्लेन की बदले ट्रेन में चले जाओ, क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? एंटायर फ्यूल हैज टू बी चेंज। पॉल्यूशन वाले फ्यूल से क्लीन बायोफ्यूल्स इज द ओनली सॉल्यूशन। नहीं तो ये ग्लोबल वार्मिंग, ये राक्षस सब निकल जाएगा और हमारे पास एक ही धरती माता है, यहीं पे हम है, यहाँ पे ही रहेंगे। अगर ये खत्म तो हम सब खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। वेस्ट प्रॉब्लम, कचरा, इसको भी अच्छे से समझते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, एंड आई मीन बहुत बड़ी। विद अ पॉपुलेशन ऑफ 130 करोड़ एंड राइजिंग, इंडिया वर्ल्ड की बिगेस्ट वेस्ट प्रोड्यूसर है, जो हर साल 277 मिलियन टन ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करती है, फार अहेड ऑफ यूएस एंड चाइना, जो कि सेकेंड एंड थर्ड प्लेस पे हैं रिस्पेक्टिवली। विद चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न्स एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया ने 30 सालों में वेस्ट प्रोडक्शन डबल किया है और वर्ल्ड बैंक की 2018 रिपोर्ट के मुताबिक ये 2050 तक फिर से डबल होगा, अकाउंटिंग फॉर अ व्होपिंग 543 मिलियन टन्स, about 16% of the total waste produced globally. But per capita यानी पर पर्सन वेस्ट जनरेशन इंडिया में वन ऑफ द लोवेस्ट है, about 0.5 kg per day. For comparison, यूएस में पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन है अराउंड 2.25 kg per day. वहीं कंट्री ऑफ बर्मुडा में ये सबसे हाईएस्ट है, अराउंड 4.5 kg per day. पर अब सवाल उठता है, आपका वेस्ट जाता कहाँ है? आपके डस्टबिन से जाने के बाद इसके साथ होता क्या है? Where does your waste go? और Where does India's waste go? 1991 की इकोनॉमिक लिबरल पॉलिसीज के बाद इंडिया में एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। मिलियंस ऑफ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए और एंटर किया इंडियन मिडिल क्लास में। जैसे जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंडिया में अपना फुटप्रिंट रखा, इंडियन कंज्यूमर्स का कंजम्पशन पैटर्न भी बदलता गया। अब इंडियन कंज्यूमर्स के पास ज्यादा डीप पॉकेट्स थी, यानी खर्च करने को उनके पास ज्यादा पैसा था और ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में एक वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस थी, both from Indian and global manufacturers. With increase in consumption also led to increase in waste production और आज इंडिया more than 150,000 metric tons of waste प्रोड्यूस करता है every single day. दिल्ली by far इंडिया के वेस्ट प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, about 31 lakh tons every year, followed by Greater Mumbai at 25 lakh tons, Chennai at 18 lakh tons, and Greater Hyderabad at 16 lakh tons, closely followed by Bengaluru, Ahmedabad, Pune,
सूरत, कानपुर एंड जयपुर। स्टेट वाइज महाराष्ट्र लीड करता है वेस्ट प्रोडक्शन में एंड कंबाइंड विद कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, ये स्टेट्स इंडिया के वेस्ट प्रोडक्शन में 2/3 हिस्सा देते हैं। इंडिया में मोस्ट ऑफ द वेस्ट फूड एंड वेजिटेबल से आता है, अराउंड 57%। उसे फॉलो करता है पेपर एंड कार्डबोर्ड वेस्ट एट 10%। प्लास्टिक वेस्ट अकाउंट करता है अराउंड 8%। फिर ग्लास, मेटल, रबर एंड लेदर और वुड रिस्पेक्टिवली फॉलो करते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का 90% वेस्ट कलेक्ट कर लिया जाता है, जो कि काफी इंप्रेसिव नंबर लगता है, पर एक्चुअल टर्म्स में उतना ही बुरा है। अराउंड 15,000 मेट्रिक टन्स का गार्बेज हर दिन ओपनली एक्सपोज्ड रहता है क्योंकि वो कलेक्ट नहीं हो पाता, और ईयरली 55 लाख मेट्रिक टन्स, जो कि सीवियर पॉल्यूशन लेवल्स को इंक्रीज करता है। अगर कलेक्टेड वेस्ट की बात करें तो अराउंड सिर्फ 5% ही रिसाइकल हो पाता है। नेक्स्ट 16% को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी वो जमीन में वापस चले जाता है एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। बाकी 75% वेस्ट को ओपनली लैंडफिल में डंप कर दिया जाता है, जो कि सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे अस्थमा, मलेरिया, डायरिया और नाना प्रकार की बीमारियां। नॉट मेंशनिंग ये 75% वेस्ट ग्राउंड वाटर, लैंड और एयर को भी पोल्यूट करता है। एवरी ईयर इंडियन वेस्ट को लैंडफिल में डंप करने के लिए अराउंड 1250 हेक्टेयर की जमीन भी लगती है, जिससे पब्लिक लैंड का भी लॉस होता है। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ये कहना सेफ होगा कि 75% चांस है कि आपका गार्बेज रिसाइकल या ट्रीट नहीं हो पाता और ओपनली किसी लैंडफिल में पॉल्यूशन बन रहा होता है। ये स्टैटिस्टिक्स भी स्टेट वाइज काफी वेरी करते हैं। चंडीगढ़ द यूनियन टेरिटरी 85% वेस्ट को ट्रीट कर पाती है, हाईएस्ट इन द कंट्री। वहीं दिल्ली एनसीआर 55% वेस्ट को ट्रीट कर पाती है और महाराष्ट्र अराउंड 44%। 2050 तक एक्सपेक्टेड है कि इंडिया को अराउंड दिल्ली जितना एरिया चाहिए होगा हर साल अपना गार्बेज डंप करने के लिए। एंड इंडिया विल नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन प्रिटी सून और इट विल रन आउट ऑफ लैंड टू डंप द गार्बेज। पीस। नीचे डिस्क्रिप्शन में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का लिंक दिया गया है और साथ ही 3000 एकड़ जमीन भारत को हर साल लगती है कचरा डंप करने के लिए। 2050 तक में दिल्ली जितना बड़ा शहर जितनी जगह लगेगी भारत का कचरा डंप करने के लिए। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? कचरा तो होगा ही, लोग खाना तो खाएंगे, बॉटल यूज करेंगे, थैली यूज करेंगे, बंद तो होने वाला है नहीं। तो व्हाट इज द अल्टरनेट, व्हाट इज द सॉल्यूशन? एंड द सॉल्यूशन इज अगेन MCL। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिसमें वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, जिसमें से हम बायोगैस और बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं, और हमारे पास वो भी टेक्नोलॉजी है जिसमें से हम डायरेक्टली क्रूड ऑयल फ्रॉम इनऑर्गेनिक बनाते हैं। इनऑर्गेनिक की टेक्नोलॉजी आज हमने शोकेस नहीं की है। आने वाले समय में आपको पता चलेगा हर डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट लेवल बायो रिफाइनरीज आएगी। जिस रिफाइनरी में प्लास्टिक, रबर, पेपर, लेदर, थर्मोकोल, पाप, लकड़ा, कपड़ा, एवरीथिंग अदर देन मेटल, धातु, मट्टी और ग्लास, कांच, तीन छोड़ जिसको जला नहीं सकते, जिसमें कार्बन नहीं है, ये तीन चीज छोड़ के आप कुछ भी दो, उसमें से हम क्या बनाएंगे? फ्यूल बनाएंगे। तो जो आज वेस्ट है वो वेस्ट में से बेस्ट बनेगा। जहां करोड़ों रुपए जा रहे हैं वहां से इनकम होगी, एंटायर थिंग विल चेंज। और इसीलिए इस तरह के प्रोजेक्टों को गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। बट अभी भी हम बहुत देर कर चुके हैं। हजारों लाखों एकड़ जमीन हमारी कचरे से भरी पड़ी है, समुंदर के समुंदर कचरे से भरे पड़े। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, गाय के पेट से कितना प्लास्टिक निकला है। वो जानवर, उसको क्या समझता है, हम माता बोलते हैं उसको, मगर है तो प्राणी, उसे क्या समझता है? वो खाने की तलाश में वो प्लास्टिक के साथ खा जाता है। खाना तो पच जाता है, प्लास्टिक का क्या? कई प्रॉब्लम, कई बीमारी। लैंडफिल में जब आग लगती है वहां पे रबर जलता है, प्लास्टिक जलता है। दैट इज द मेजर रीजन फॉर कैंसर। जागना होगा हमको। हम यहाँ बिजनेस ठीक है, बिजनेस से कुछ बड़ा करने आए। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड थिंग।
फार्मर्स प्रॉब्लम, किसानों की समस्या। यहाँ पे मुझे अच्छे से पता है कि जो लोग बैठे हैं उसमें से 90% किसान है या तो किसान के परिवार को बिलोंग करते हैं, और इसलिए इसके ऊपर मैं कुछ बताऊं तो ये गलत होगा। मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से आप लोग जानते हो कि किसानों की क्या समस्या है। या तो कभी बारिश नहीं आती है, जैसे इस साल बारिश लेट आई, कितना प्रॉब्लम हुआ किसानों को, कितने टेंशन में थे। बारिश आई तो दो आई, सब बह गया, सब डूब गया, कितना प्रॉब्लम होता है। बीज खत्म, बीज लेने को पैसे नहीं, फर्टिलाइजर मिलते नहीं, सब्सिडी सरकार के ऊपर बोझ है। किसान ज्यादा क्रॉप आया तो भाव नहीं मिलता है, कम आया तो पैसा नहीं निकलता है, कभी कीड़े खा जाते हैं, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग कंडीशन। बट प्रॉब्लम तो किसानों के बीच है ही है। इन किसानों को भी तो कोई सॉल्यूशन देना होगा। हम देंगे सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। पहला, आज किसान अन्नदाता है, अब किसान ऊर्जादाता बनेगा। किसान वो चीज हमको देगा जिसके कारण ऊर्जा बनेगी, ईंधन बनेगा, और भविष्य में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा उसके कारण भी किसानों का बहुत लाभ होगा। मगर ये सबसे अधिक एमसीएल ने अपने बिजनेस मॉडल को इस तरह से डिजाइन किया है कि एमसीएल अपने खुद के हिस्से के प्रॉफिट का, हर फैक्ट्री का 20% एज अ CSR फंड किसानों के लिए, तालुका के विकास के लिए देने वाला है। तो अगर किसी किसान को समझो बीज बोए और बीज पानी नहीं आया, बीज खराब हो गए, वापिस बीज लेने हैं, कौन देगा? हम देंगे, आप देंगे, एमसीएल देगा। फर्टिलाइजर चाहिए, कौन देगा? हम देंगे। माल खरीद के स्टोरेज करना है, राइट भाव देना है, कौन देगा? हम देंगे। उसको मार्केट करना है, प्रोसेस करना है, बेचना है, मार्केट बनाना है। मार्केट बनाना नहीं है, मार्केट आप बना चुके हो। मार्केट इज ऑलरेडी देयर, पता है कि नहीं? एक एक गांव में आपके लोग हैं आज। 5,000 के ऊपर तो मुझे लगता है पेड़ हो चुके होंगे, और 15,000 इन क्यू। ये 15 से 25,000 जो होगी ना, ये किसानों की दुकान होगी, इनका माल वहां बिकेगा। और ये प्रॉब्लम किसानों का हमको सॉल्व करना है। इसके साथ साथ वेस्ट के बाद एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। भारत कितने करोड़ का देश है, बताओ जरा कोई? कुछ 130 बोल रहे, कुछ 140 बोल रहे, पक्का वाला बताओ। 140। आज भी हर सेकंड हमारा पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रहा है, और हर साल, एक साल में डिग्री, मतलब नॉर्मल डिग्री, बीकॉम की बात करो, बीकॉम, बीए, बीएससी, उसके बाद एमकॉम, एमए, एमएससी, उसके बाद आगे जाओ पीएचडी, अलग अलग प्रकार के इंजीनियरिंग, अलग प्रकार के डिप्लोमा, ये सब करके अराउंड 1 करोड़ बच्चे बाहर आते। 1 करोड़। क्या हमारे पास इतना रोजगार है कि हम इनको दे सके? नॉट पॉसिबल। हमारी दोनों इंडस्ट्री, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो, ये अपने एक उच्चतम शिखर पे है। यहां से 10-20% ग्रो हो सकती है, इससे ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। तो व्हाट वी नीड अ एंटायर न्यू इंडस्ट्री, एंटायर न्यू सेक्टर, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और वो सेक्टर होगा रिन्यूएबल क्लीन फ्यूल या बायोफ्यूल। ये सेक्टर भारत में है ही नहीं। आप बोलोगे पेट्रोल डीजल तो बिकता है, कैसे नहीं है? यस, दैट इज फॉसिल। हम इंपोर्ट करते हैं, उसे बेचते हैं। मगर जब हमारे किसानों के रॉ मटेरियल से बनेगा, तब अराउंड 7 करोड़ किसानों को इसका फायदा होगा। जब ये इंडस्ट्रियां भारत में लगेगी, तब वर्कर से लेके इंजीनियर, एमबीए, सीए, सीएस, लॉयर, एवरीथिंग पकड़ के 3 से लेके 5 करोड़ लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डायरेक्ट इस इंडस्ट्री में। अगर एक व्यक्ति पे 4 जन का परिवार निर्भर करता है, तो 7 करोड़ किसान और 5 करोड़ युवा, 12 करोड़, 12 इंटू 4, 48 करोड़, मतलब आधे हिंदुस्तान को इसका डायरेक्ट फायदा होगा। इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट और किसी सेक्टर में डेवलप नहीं हो सकता। तो आज के हमारे जो युवाओं की समस्या, कल की परसों मैंने एक पढ़ा, कोई फेमस मराठी एक्ट्रेस है, उसके भाई ने सुसाइड किया। क्यों किया? जॉब नहीं मिला। आपने किसी ने पढ़ा कि नहीं मालूम। तो ये फ्रस्ट्रेशन है युवाओं में। सरकार क्या जादू करेगी? सरकार हर काम कर रही है, चाहे कोई भी सरकार हो, मगर हम क्या कर रहे हैं? हमें करना होगा। और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारी इंडस्ट्री में है। इसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम। भारत एक इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है।
अंडर डेवलप भी नहीं है, डेवलप भी नहीं है। अभी हम जिस प्रक्रिया में जा रहे हैं वो डेवलपमेंट की है, और डेवलपमेंट के स्टेज में उस देश को बहुत ज्यादा पैसा लगता है। सरकार का खुद का कोई पैसा नहीं होता, भले पैसे सरकार ही छापती है। पैसा जब हमसे टैक्स लिया जाता है, वो टैक्स के रूप में जो सरकार के पास पैसा जाता है वो ही पैसा होता है जिससे सरकार विकास के काम कर सके। मित्रों, आप सब जानते हो कि भारत अपनी आवश्यकता के ईंधन का 82% इंपोर्ट करता है। कितना? 80। और उसमें जो हर साल हम पैसे बाहर देते हैं विदेश में, वो कितने हैं? 8 लाख करोड़ भारतीय रुपये। फ्यूल के सिवा एनर्जी नीड है, एनर्जी नीड, कोयला, बाकी की चीजें, इसमें 4 लाख करोड़ हम लोग हर साल खर्च करते हैं। टोटल एक्सपेंसेस ऑफ इंडिया इन फॉरेन, मतलब जो पैसा बाहर दे देते हैं, दैट इज 12 लाख करोड़ भारतीय रुपये। अगर इस पैसे को हम बचा ले, और ये पैसा हमारे देश में पहले तो रॉ मटेरियल कौन देगा? तो किसान देगा, तो किसान के हाथ में जाएंगे, फिर युवाओं के हाथ में जाएंगे और हमारी इकोनॉमी में घूमेंगे। मित्रों, सिंपल भाषा में जीडीपी मतलब क्या? तो 1 रुपया एक हाथ से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 10वें, ऐसे 10 से 12 बार एक साल में ट्रैवल करता है। इसे कहते हैं जीडीपी। मैं आपको जीडीपी का इकोनॉमिकल ज्ञान नहीं दे रहा हूं, सिंपल लॉजिक बता रहा हूं। एक पैसा जितनी बार ट्रैवल करेगा, दैट इज योर जीडीपी। मैंने यहां पे 1 रुपया दिया पहले व्यक्ति को, वो ट्रैवल करते 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 आज शाम तक में 120वें व्यक्ति तक पहुंचा। तो ये 120 बार उस रुपये ने हाथ बदला, और यह जब हाथ बदलेगा तब उसमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगी, कुछ ना कुछ टैक्सेस मिलेंगे, बैंकिंग सिस्टम चलेगी, बाकी की चीजें चलेगी, और आपकी भी लोगों के पास पैसे फास्ट रोटेट होंगे। तो अगर 12 लाख करोड़ रुपए हमने बचा लिए और वो अगर हमारे देश में ही रहे, तो हमारी इकोनॉमी कम से कम $1.2 ट्रिलियन सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री से बढ़ सकती है। ये कहीं और नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर देश की इकोनॉमी को मजबूत करना है, गवर्नमेंट के हाथों को मजबूत करना है, तो हमको ये करना होगा, और ये काम भी बायोफ्यूल में हो रहा है। अगर बात करें, इस टॉपिक पे जाने के पहले मैं बात करूंगा कि आज की भारत की परिस्थिति को समझते हैं थोड़ा। आज भारत, मतलब आज नहीं, कई सालों से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद के कारण परेशान है। चाइना हमारा दोस्त है बोलने के लिए, एक्चुअल में क्या है, उसको भारत को निगल जाना है। यहाँ पे श्रीलंका क्या हालत है आज? वहां के लोग समय पे नहीं जागे। वहां पे एक परिवार का राज था, वो लोग चलते गए। लोग कहते हैं ऑर्गेनिक के कारण ये हुआ। नहीं, ऑर्गेनिक के कारण नहीं हुआ, फ्री की सौगातों के कारण हुआ है। ऐसे ही नहीं श्रीलंका की हालत हुई है। आज श्रीलंका पूर्ण रूप से तबाह है, भारत उसको मदद कर रहा है। अपने पेट की रोटी काट के भारत श्रीलंका को दे रहा है, क्योंकि वो हमारी प्रथा है, वो हमारे संस्कार है कि हम हर व्यक्ति का, अपने पड़ोसियों का मदद करते हैं। बट भारत की हालत देखो ना, यहाँ श्रीलंका, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान का हालत क्या है, ऊपर चाइना। अगर हमको मजबूत रहना है, अगर हमको सुरक्षित रहना है, तो हमको हर चीज में आत्मनिर्भर होना होगा। और एक चीज ऐसी है जिसमें आज भी भारत आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरों पे डिपेंड है, वो है ईंधन। और अगर इसमें हम काम करेंगे तो जाके हमारा भारत स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा और पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनेगा। मित्रों, समस्या देश के सामने बहुत है, उसमें से कुछ मैंने आपको बताई। आपके सामने भी बहुत सारी समस्याएं होगी। समस्या हर एक प्रकार की होती है, बिजनेस में होती है, जीवन में होती है, देश के लिए होती है, हर जगह पे होती है। बट समस्या का क्या? Whenever there is a problem, there is a solution. जब जब समस्या होती है ना, तब तब वहां पे एक सॉल्यूशन होता है। और सम एग्जांपल्स बताऊंगा। Whenever there is a problem, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा सॉल्यूशन, और जितना बड़ा सॉल्यूशन उतना बड़ा बिजनेस। आपको कुछ उदाहरण देता हूं। ओला एंड उबेर कुछ सालों पहले, अब जब मुंबई जैसे शहरों में नीचे उतरते थे घर से, रिक्शा वाले को हाथ दिखाते थे, टैक्सी वाले को हाथ दिखाते थे और बोलते थे कि भाई हमको यहाँ ले चलो। उसको जाना होगा तो कहेगा यस, नहीं तो बोलेगा नो, बराबर ना। अब इस प्रॉब्लम को किसी ने आइडेंटिफाई किया और उसने एक ऐप बनाई। उस ऐप का नाम है ओला एंड उबेर। ओला और उबेर की खुद की कितनी गाड़ियां हैं? एक भी नहीं, करेक्ट।
जस्ट अ ऐप। मगर वो गाड़ी आप ऐप से बुक करते हो, आपके दरवाजे में आती है, आपको कहां तक छोड़ना है वो रूट बताती है, पैसे भी पहले बताती है कि इतने पैसे होंगे। और आज ये ओला एंड उबेर ये ट्रिलियन ऑफ डॉलर की कंपनी है, बिकॉज एक प्रॉब्लम को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसका सॉल्यूशन दिया। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, पहले हमको पैसे देने होते तो हम कैश देते थे, कैश कैरी करते थे, और या तो बैंक से तो डायरेक्ट किसी को दे नहीं सकते थे। उसको किसी ने आइडेंटिफाई किया और एक ऐप बना दी। ऐप का ऐड बताओ, पेटीएम करो। दिमाग में आता है ना, घंटी बत्ती है ना, बत्ती है कि नहीं? हाँ, तेज करके एक ऐप आई थी, बहुत जबरदस्त चली। गूगल वाले को लगा यार ये तो मजबूत ऐप है, उठाओ इसको, और वो गूगल पे हो गया। तेज का गूगल पे हो गया। तो ये अपॉर्चुनिटी है। whenever there is a problem there is a opportunity. थर्ड एग्जाम्पल, जोमेटो एंड स्विगी। मुझे बताओ ये लोग क्या करते हैं? फूड डिलीवरी, करेक्ट ना? इनकी होटल है क्या? नहीं ना। आप इनकी ऐप पे ऑर्डर देते हो, वो उस होटल से माल उठाते हैं, आपके घर पे लाके देते हैं, और उसके कारण ये कंपनियां अरबों खरबों की बन गई। लोग बोलते हैं एमसीएल के शेयर्स का क्या होगा? जोमेटो के शेयर आए थे, आईपीओ आया था कुछ महीने पहले, पता है? जब आईपीओ आया तब जोमेटो कितने प्रॉफिट में था, किसको पता है? कितने लॉस में? 3,500 करोड़ रुपए लॉस वाला आईपीओ लाता है। लोग भरते हैं, हाँ, 3,500 करोड़ का, 9,000 करोड़ का आईपीओ लाता है, और उससे 10 गुना मतलब 90,000 करोड़ का बिडिंग होता है। क्यों? प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन और उसका नेटवर्क। जोमेटो का जो नेटवर्क है ना, वो नेटवर्क है। यहाँ पे हमारे पास चेतन काबरा सर और उनके कलीग्स भुटाड़ा सर और बाकी लोग सीएस हमारे पास है। उनको पता है कि आज के जमाने में वैल्यूएशन जो होता है ना, वो आपकी कंपनी और एसेट देख के नहीं होता, आपका अभी का नेटवर्क और भविष्य का प्लानिंग देख के होता है। और इसलिए जोमेटो का नेटवर्क बहुत बड़ा था, 3,500 करोड़ लॉस में थी, फिर भी 9,000 करोड़ के आईपीओ में आई। तो ये सोचो आपने जो बनाया है 35 लाख किसानों का नेटवर्क, 15,000 गांवों का नेटवर्क, 750 तालुका का, करेक्ट ना? ये क्या है? आज अगर एमसीएल का वैल्यूएशन करे ना, इट विल बी अराउंड 50,000 करोड़ रुपए। ये आपको पता ही नहीं है। ये है। देन बिजनेस कैन फुलफिल ऑल योर नीड्स। एज अ ह्यूमन, इंसान है हम, देश सेवा करना है, धरती माता की सेवा करनी है, प्रदूषण को रोकना है, सोशल वर्क करना है, सही बात है, बट मेरा पेट तो पहले भरे। हाँ, मैं हमेशा डायलॉग मारता है, पता है ना किसको? खाली पेट होवे ना, बराबर, हमारी मनीषा मैम को याद है, खाली पेट होवे ना भजन। वो साधु संत कर लेते हो, अलग बात है, बट हमको तो अगर पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे ना, तो हमको भजन भी करने का दिल नहीं होगा। तो इंसानों की अलग अलग प्रकार की नीड है। सबसे नीचे जो ये ट्रायंगल है, पिरामिड है इंसानों की आवश्यकताओं का, सबसे नीचे की जो नीड है वो बेसिक नीड है। बेसिक नीड मतलब खाना पीना और कपड़ा नहीं, वो जमाना गया। अब बेसिक नीड में आते हैं आपकी गाड़ी, मेडिकल इश्यूज, इंश्योरेंस, एक अच्छा घर, एक अच्छा फार्म हाउस, उसके ऊपर एस्टीम नीड, लग्जरी नीड, उसके ऊपर इमोशनल नीड, और सबसे ऊपर है रिकॉग्निशन नीड। हर इंसान ऐसा चाहता है कि मुझे दुनिया रिकॉग्नाइज करे, मुझे मान दे, मुझे सम्मान दे, और मैं भी दुनिया के लिए कुछ ऐसा करूं। मगर क्या सब वो कर पाते हैं क्या? और आप लोग आज यहां से शुरू किए हो, जिसके लिए बड़े बड़े करोड़ोंपति मरते हैं ना, टाटा बिरला अदानी अंबानी जो करते हैं ना, वो आपने यहां से शुरू किया है। ये तो बाय डिफॉल्ट आएगा, मांगो कि ना मांगो आएगा। और ये है बिजनेस, इसे कहते हैं बिजनेस, जिसमें पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा। करोगे सेवा, मिलेगा नहीं मिलेगा, गलत वर्ड नहीं बोलूंगा मैं, मगर हाँ, एक राजा की तरह जरूर जियोगे, डेफिनेटली। देन गुड सिक्योर इनकम, यही जो मैंने आपको बताया, बैंक बैलेंस और एमसीएल बिजनेस, यू गेट फुलफिल ऑल योर डिजायर विथ हेल्पिंग आवर फार्मर नेशन एंड धरती माता। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर शुरुआत से बताऊं, ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन, वेस्ट का सॉल्यूशन, एम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन, किसानों की समस्या का सॉल्यूशन, इकोनॉमी का सॉल्यूशन,
सारी सॉल्यूशन किसी एक बिजनेस में है तो वो है एमसीएल बिजनेस, और इसीलिए हम इसे क्रांति कहते हैं, रिवॉल्यूशन। एमसीएल इज एमसीएल एक क्रांति है भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने की, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, और भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने की। और इस क्रांति के आप सब योद्धा हो, और इसीलिए आप यहां पे हो, क्योंकि कोई भी क्रांति करने को यू नीड अ टीम ऑफ क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी। ये शब्द मेरे मुंह से उतना अच्छा नहीं लगता, मैंने ऐसी कोई क्रांति की नहीं है, मगर यहाँ एक व्यक्ति ऐसे बैठे हैं, प्रफुल्ल भाई पंड्या सर, जिन्होंने ये सारा संघर्ष देखा है, उनको भी हम सुनेंगे इस बार इस प्रोग्राम में। तो यहाँ पे क्रांतिकारियों की जरूरत है, और ये क्रांतिकारी इस वक्त यहां बैठे हैं। यू आर द रिवॉल्यूशनरी, और खुद के लिए जोरदार तालियां। यहां पे बेसिकली जो मैं आपको समझाना चाहता था कि एमसीएल इज नॉट ओनली अ बिजनेस, बिजनेस इज अवर बाई प्रोडक्ट, बट इट इज अ रिवॉल्यूशन। तो वाई क्यों एमसीएल, ये आप लोगों का यहां पे क्लियर हो गया होगा, करेक्ट।